चलिए आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कैपिटल गेन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 कैपिटल गेन आपका चैप्टर। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये न्यू अमेंडमेंट बेस है। मतलब कि पहले अगर जो क्वेश्चन हुआ करता था वो सेम क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, इसमें चेंजेस हुआ है जो कि न्यू अमेंडमेंट बेस है। ठीक है, क्योंकि न्यू अमेंडमेंट में कुछ न्यू रेजिम डाले गए हैं, जैसे कि 3 लाख वाला स्लैब। ठीक है, 3 लाख वाला स्लैब यहाँ पे ऐड करा गया है, तो उसके हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बिल्कुल न्यू आपका अमेंडमेंट के तरह आपका ये क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू अमेंडमेंट पे जितना भी क्वेश्चन होता है वो तो अच्छे से करना ही करना है, और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे सिंपली कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रिवाइज़ तब होंगे जब आपने एक बार पढ़ रखा है, राइट? तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाए, लेकिन आपने पढ़ भी नहीं रखा है, डायरेक्टली आप देख रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको पूरी तरीके से समझ आए, फिर आप देखिए किस तरीके से समझ आता है, राइट? इलस्ट्रेशन नंबर 13 कहता है कि कैलकुलेट करना है आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी। कैलकुलेट करना है आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले मिस्टर ए है, फिर मिस्टर बी। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट 4 पर्सन है। कहता है कि इनकी एज भी है 45 ईयर, मतलब कि सीनियर सिटीज़न नहीं है। मिस्टर ए जो है वो सीनियर सिटीज़न नहीं है। लेकिन मिस्टर बी की बात करें तो मिस्टर बी जो है वो सीनियर सिटीज़न है, 60 ईयर से ऊपर। और मिस्टर सी की बात करें तो वो तो सुपर सीनियर सिटीज़न हो गए। ठीक है, मतलब कि 80 ईयर से भी ज़्यादा है इनकी एज। ठीक है, और डी की बात करें तो वो भी सुपर सीनियर सिटीज़न है। लेकिन यहाँ पे बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो कहता है मिस्टर ए जो है वो रेसिडेंट है, लेकिन मिस्टर बी जो है वो नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट के केस में ऑलवेज ध्यान रखिए कि सर उनके केस में कोई डिफरेंट डिफरेंट स्लैब नहीं होता। उनके केस में सिंपली पहला वाला ही स्लैब होता है जो कि नॉर्मल एज के लिए पर्सन के लिए होता है, उनको ही यहाँ पे दिया जाता है। मतलब कि अगर सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न, नॉन रेसिडेंट पर्सन है, तो उसके केस में कोई बड़ा वाला स्लैब अप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल स्लैब ही अप्लाई अप्लाई होता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो उनको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता नॉन रेसिडेंट को। ठीक है, इसके बाद मिस्टर सी जो सुपर सीनियर सिटीजन है, ऑब्वियसली वो रेसिडेंट भी है, तो उनको तो बेनिफिट मिलेगा स्लैब का। ठीक है, उनकी एज के हिसाब से स्लैब लगाया जाएगा। लेकिन मिस्टर डी जो 82 ईयर के एज है, लेकिन नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, तो इनके लिए जो है कोई डिफरेंस स्लैब नहीं है, वही नॉर्मल 3 लाख का जो यहाँ पे स्लैब है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनकी टोटल इनकम दे रखी है, लेकिन कहता है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा सारी इनकम यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से आपको दे रखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से देने का क्या कारण है सर? याद करिए सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, एक शेयर पे और एक शेयर के अलावा कोई भी। ठीक है, इनकम। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं, याद करिए सर। LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दो तरीके के होते हैं। एक शेयर वाली इनकम, जिसे हम याद करने के लिए सिंपली इस तरीके से लिखते हैं कि शेयर्स पे जो इनकम होती है वो, और दूसरी नॉर्मल। ठीक है, अदर देन शेयर। ठीक है, अदर इनकम मैं कह सकता हूँ, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब शेयर पे जो कैपिटल गेन होता है उस पे आपका कौन सा सेक्शन लगता है सर? 112A सेक्शन लगता है। और अगर अदर की बात करें, इसके अलावा कोई भी कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म वाला, तो उस पर 112 लगता है, सेक्शन 112। ठीक है, अब बात करें अगर 112A की, तो इसमें आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है सर 10% के हिसाब से। इसमें आपको एग्जाम्पशन भी मिलता है 1 लाख वाला। ठीक है, 1 लाख का एग्जाम्पशन मिलता है, उसके बाद जो अमाउंट मिलती है उस पर 10% आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है, ये उनकी प्रोविज़न होती है। अब जब मैं बात करूँ सेक्शन 112 की, तो इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती। ठीक है, डायरेक्टली आपको 20% जो है टैक्स पे करना होता है। ये प्रोविज़न है जो कि आपको पता होगी, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आते होंगे। ठीक है, फिर भी मैंने याद करवा दिया है, राइट? चलिए, ये यहाँ पे बात हो गई। अब बताइए मुझे कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर मिस्टर ए की बात करूँ तो क्या यहाँ पे शेयर की कोई इनकम है? आंसर इज़ नो सर, ये वैकेंट प्रॉपर्टी की है। तो इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा सर? इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा सर? 112। ठीक है, शेयर की इनकम है ही नहीं, तो ये 112 मतलब कि @ 20%। राइट सर, राइट।
इसके बाद यहाँ पे 10,000 की बात करें तो कहता है कि सेल करा है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ओके, पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स, ये शेयर्स की इनकम है, शेयर की इनकम है सर, मतलब कि 112A। और 112A की बात करें तो सर यहाँ पे एट द रेट 10% के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा, लेकिन पहले 1 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई इनकम बच जाती है तो 10% के हिसाब से टैक्सेबल। ठीक है, हम कैलकुलेशन करेंगे, समझ आ जाएगा। अभी सिंपली हम सेक्शन ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेक्शन लगेगा। इसके बाद कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मिस्टर सी के केस में कहता है 60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। किससे सर? सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। तो सर नॉर्मली अगर देखा जाए तो शेयर्स के अलावा इनकम है तो 112 लगना चाहिए, लेकिन सर ध्यान से देखेंगे एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है मतलब कि सर एग्जम्पशन ऐसी कुछ बात होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिख के रखता हूँ, जब हम सॉल्व करेंगे तब डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो सिंपली हम सेक्शन याद करते हैं कि ऐसा सेक्शन लग सकता है, लगेगा नहीं लगेगा डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे सर एग्रीकल्चर लैंड है तो देखेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। ठीक है, मिस्टर डी में तो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। चलिए, इतना डिस्कशन ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि क्वेश्चन यहाँ पे इफ़ केस 1 पूछ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट दो क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर मिस्टर ए बी सी डी पे करते डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम 115 BAC। 115 BAC का मतलब होता है सर वो 3 लाख वाला स्लैब। ठीक है, 3 लाख वाला स्लैब जो कि न्यू अमेंडमेंट है आपके लिए। ठीक है, इस बार से ऐड हुआ है 3 लाख वाला स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाख का स्लैब जो है वो न्यू अमेंडमेंट बेस है, तो 3 लाख। और कहता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये ही चारों पर्सन ने शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रखा होता तो क्या होता? देखिए, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम का मतलब होता है वही अपना जो नॉर्मल प्रोविज़न था। नॉर्मल प्रोविज़न मतलब कि जो पहले से चलता आ रहा है 2.5 लाख वाला स्लैब। ठीक है, 2.5 लाख वाला स्लैब। ठीक है, तो याद रहे सर नॉर्मल प्रोविज़न कहा जाए मतलब कि 2.5 लाख का स्लैब, और अगर यहाँ पे कहा जाए डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम तो ये वो है 115 BAC 3 लाख वाला स्लैब। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 केस 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे 3 लाख का आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट स्टार्ट होता है अगर नॉर्मल पर्सन है तो। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, लीजिए मैंने एक एक पेज ऐड कर दिया ताकि मैं आपको कुछ चीज़ों को समझा पाऊँ। वैसे तो कुछ समझाना ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बेसिक चीज़ें तो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगर 115 BAC ऑप्ट कर रखा है तो यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी सर? एग्जाम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अगर आपने 115 BAC ऑप्ट कर रखा है मतलब कि न्यू रिजिम, न्यू रिजिम आपके हिसाब से बात करें तो उसमें यहाँ पे बढ़िया बढ़िया ही सिंपल है। कहता है हर एक के लिए 3 लाख का स्लैब है। ठीक है, हर एक पर्सन के लिए कितना है सर? 3 लाख की लिमिट है बेसिक एग्जाम्पशन। तो अगर आप 115 BAC के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो केस नंबर 1, तो हर एक के लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है सर? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख है। तब तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 लाख चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ रहे होगे, 3 लाख। ठीक है, हर एक के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्लैब है आपके पास में, तो यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। लेकिन नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में डिफरेंट डिफरेंट स्लैब है, तो वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर बेसिक एग्जाम्पशन की बात करें अगर 115 BAC के हिसाब से तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, काम खत्म। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब सर यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन की बात हो गई, आपकी इनकम कितनी है? तो कहता है कि सर ये इनकम है आपका 2,40,000। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, 3 लाख तक आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ सर मिस्टर ए की, मिस्टर ए की कैलकुलेशन करें। ठीक है, 115 BAC क्वेश्चन मैंने बाजू में आपको डाल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखते जाएंगे, ये मिस्टर ए का यहाँ पे काम है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं सर? केस 1 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। केस 1 कहता है 115 BAC वाला पॉइंट। ठीक है, 115 BAC के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बताइए, मिस्टर ए की कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो ऑब्वियसली 3 लाख रुपीज़ है सारे के लिए। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है, बेसिक
एग्जाम्शन लिमिट जो है वो कितनी है सर 3 लाख। ठीक है, मैं थोड़ा फास्टली लिख रहा हूँ, राइटिंग पे ध्यान ना दें, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कितनी है सर 3 लाख रुपीज़, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपीज़ आपके पास में रहेंगी। अच्छा, अब मुझे आपकी इसकी इनकम बताइए। तो सर इनकम में कहता है आपके पास में कि दो तरीके की इनकम है। एक नॉर्मल इनकम, जो टोटल इनकम कहता है नॉर्मल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म, 2,40,000, ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल इनकम पे आपका स्लैब रेट लगता है, ठीक है, स्लैब रेट। ओके। अच्छा, एक और चीज़ कहता है कि सर यहाँ पे दूसरी इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कहता है 85,000, 85,000 है। कहता है कि ये 85,000 जो है वो वैकेंट लैंड, सॉरी वैकेंट साइट था, उसमें से हमें मिला है। मतलब कि यहाँ पे क्या सर 112 लगेगा, ठीक है, वही सेक्शन लगेगा ना 112, ठीक है, 20% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। लीजिए, ये हमने टैक्स रेट की बात कर दी कि कौन सा टैक्स रेट लगेगा। अब बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। देखिए, 3 लाख में सबसे पहले नॉर्मल की जो स्लैब रेट लगना है वही माइनस होता है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, 2,40,000 पे कोई टैक्स पे करना पड़ेगा, आंसर इज़ नो। 3 लाख तक की एग्जाम्पशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे होता है कि सर 3 लाख में से सबसे पहले नॉर्मल जो इनकम है, नॉर्मल कितनी है 2,40,000, वो माइनस करिए। 2,40,000 माइनस कर दिया, ठीक है। अभी भी क्या कोई अमाउंट बचा हुआ है सर, हाँ, 60,000 और भी बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, 2,40,000 तो यहाँ से माइनस हो गया, 2,40,000 खत्म कहानी, ये कहानी खत्म हो गई। अब 85,000 और इनकम है, वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, मतलब कि अदर आपके पास में ये अदर नॉर्मल इनकम के अलावा ये इनकम बची है, ठीक है, नॉर्मल इनकम के अलावा ये इनकम बची है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े ध्यान से, सिंपल है। कहता है कि 60,000 अभी भी एग्जाम्पशन लिमिट बचा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करिए, इसमें से 60,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है, जो बचा उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 85,000, 85,000 माइनस 60,000, ठीक है, 85,000 माइनस 60,000 करेंगे तो आपका कितना आएगा 25,000। 25,000 पे टैक्स पे कर दो। टैक्स कितना पे करेंगे, इस पे टैक्स रेट फिक्स है सर, 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बस ये कहता है, सिंपल है, राइट, सिंपल सी चीज़ है। 20% आपको टैक्स रेट, तो जल्दी से बता दीजिए इसको टैक्स रेट कितना पे करना पड़ेगा सर। इसको टैक्स रेट पे करना पड़ेगा 25,000 माई इंटू 20%, तो 5,000 रुपीज़ आपका टैक्स पे बनेगा, ठीक है। टैक्स पेबल आपका कितना बनेगा सर, 5,000 रुपीज़। अच्छा, अब सर यहाँ पे ध्यान रहे सर, एक कॉन्सेप्ट होता है रिबेट का, रिबेट का कॉन्सेप्ट होता है, रिबेट, ठीक है, कि अगर आपकी इनकम जो है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, रिबेट का कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे बता दूं तो सर कॉन्सेप्ट ये कहता है सर, रिबेट आपको मिलेगा अगर 115 बीएससी वाले पॉइंट की बात करूँ तो सर 115 बीएससी के हिसाब से आपका स्लैब रेट कितना होता है सर 3 लाख, ठीक है। अगर आपकी इनकम जो है वो 7 लाख से कम है, ठीक है, 7 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं करती, मतलब कि आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ तक है, 115 बीएससी की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ तक है तो 25,000 का आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो 25,000 तक का आपको रिबेट मिलता है, ओके। ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस करी। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे वही कैलकुलेशन करी, 5,000 आपका आंसर निकल के आया, 5,000 आंसर निकल के आया। वो किस पे सर, वो 112 वाला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोविज़न है उस पे तो आपका ओबियसली यहाँ पे आंसर नील हो चुका है, उस पर कोई टैक्स पे करना नहीं है, क्योंकि 2,40,000 बन रहा था, हमारे पास एग्जाम्पशन कितना है 3 लाख का, तो ऑब्वियसली इस पे कोई यहाँ पे टैक्स रेट नहीं बनता। अब सर रिबेट की क्या बात है वो कर दो, रिबेट की क्या बात है वो कर लेते हैं। तो सर सीधी सी बात है कि अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख रुपीज़ से कम है, अगर मिस्टर ए की बात करूँ तो सर उसकी इनकम जो है वो कितनी है टोटल, टोटल इनकम जो है वो ऑब्वियसली 2,40,000 और प्लस 85,000, 7 लाख रुपीज़ से कम है। और 7 लाख रुपीज़ से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगा कितना सर, 25,000, अप टू 25,000, ठीक है। अगर आपका टैक्स पेएबल बात करें तो कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है 5,000,
एग्जम्प्ट हो जाएगा, 25,000 तक एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी सर? नील। सर नील क्यों होगी? क्योंकि आपकी रिबेट आपको मिल चुकी है। ठीक है, रिबेट मिल चुकी है। रिबेट आपको अप टू 25,000 तक मिलेगी। ठीक है, अप टू 25,000 का मतलब होता है जितनी आपकी इनकम है वहाँ से लेके, जितनी भी आपकी इनकम है और 25,000 विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, तो 5,000 की आपको यहाँ पे रिबेट मिल चुकी है 87A के हिसाब से, और आपकी इनकम जो है वो नील बन चुकी है, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी नील बन चुकी है, काम खत्म। ओके, इसके बाद हम बात करें सर बी की बात करते हैं सर। ए की बात हो गई, अब बी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम मिस्टर बी की बात करना चाहें तो सर मिस्टर बी में बताइए, ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया। मिस्टर बी की बात करें तो सर सबसे पहले लिख देते हैं मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर बी, बताइए मिस्टर बी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर मिस्टर बी एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है। बताइए इसके लिए बेसिक एग्जामेशन होगा कितना होगा? बेसिक एग्जामेशन तो नॉर्मल वही रहेगा जो हमारा है बेसिक एग्जामेशन। ठीक है, 3 लाख, क्योंकि 115 BAC में ऐसा कोई यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें नहीं है। 3 लाख का स्लैब है हर एक पर्सन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लीजिए, आपके पास में ये चीज़ मिल गई। अब यहाँ पे कहता है कि सर इनकी इनकम कितनी है, तो कहता है इनकम जो है वो यहाँ पे दो है इनकी इनकम। सबसे पहले 3,10,000, हाँ, 3,10,000। ठीक है, 3,10,000 रुपीज़ आपके पास में है नॉर्मल इनकम। ठीक है, नॉर्मल है मतलब कि स्लैब लगेगा इस पे, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। ठीक है, और बाकी जो इनकम कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स शेयर्स की इनकम है। ठीक है, 10,000 रुपये की LTCG है, LTCG शेयर्स वाला। ठीक है, तो शेयर्स वाला है मतलब कि 112A, जो कि लगता है 10% के हिसाब से। 1 लाख रुपीज़ की यहाँ पे एग्जामेशन आपको मिलती है, उसके बाद कोई अमाउंट बच गया तो उस पर टैक्स रेट आपका लगता है। राइट, अब यहाँ पे देखिए, सेकेंड से, हाँ, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था सर बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो आपका फ़ायदा मिलता है वो सबसे पहले किस पे मिलता है सर? सबसे पहले आपको नॉर्मल इनकम पे मिलेगा। मतलब कि ये 112A है, 112 है। ठीक है, वो स्पेशल इनकम पे सबसे पहले बेसिक एग्जामेशन लिमिट नहीं लेना। सबसे पहले किस पे मिलेगा सर? नॉर्मल पे। नॉर्मल पे आप लीजिए, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, 3 लाख रुपए यहाँ पे बेसिक एग्जामेशन है, और यहाँ पे नॉर्मल है कितनी सर? 3,10,000। मतलब कि पूरी की पूरी बेसिक एग्जामेशन यहाँ पे यूज़ करने के बावजूद आपके पास में यहाँ पे क्या है सर? आपके पास में इनकम बच रही है, तो उस पर स्लैब लगेगा। ठीक है, उस पर स्लैब लगेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं सर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पे, तो 3,10,000। ठीक है, इसमें से 3 लाख बेसिक एग्जामेशन माइनस कर दूंगा, 3 लाख, तो 10,000 अमाउंट आ जाएगा। और 10,000 पे कितना टैक्स लगेगा सर? 10,000 पे टैक्स कितना लगेगा? याद करिए, स्लैब रेट आपका न्यू स्लैब रेट। ठीक है, 3 लाख वाला स्लैब। सर स्लैब याद करिए, 3 लाख तक तो नील है, तो 3 लाख की बेसिक एग्जामेशन ले ली। अगर उससे ऊपर है, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो 5% लगता है। फिर 6 से 9 है तो 10% लगता है। इस तरीके से हमारा क्या है सर? 3 लाख रुपए माइनस कर दिया, उस पर आपका जो अमाउंट बचा 10,000, उस पर 5% लग जाएगा। ओबियसली आपको ये टैक्स रेट कैलकुलेट करना आता है, मान के चलता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है ये, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने पढ़ रखा होगा, सबसे पहले तो यही पढ़ाया जाता है, तो आपको वैसे भी ये पता होगा। ठीक है, नहीं पता है इससे रिलेटेड, अगर आपको रेगुलर लेक्चर चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 10,000 इंटू 5% मतलब कि 500, 500 रुपये यहाँ पे इसकी इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो कहता है सर लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए की सबसे पहले आपको एग्जामेशन मिलती है अप टू 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे आपकी कैपिटल गेन कितना निकल के आया सर? 10,000। तो इसमें क्या कोई टैक्सेबिलिटी आएगी? आंसर इज़ नो। 1 लाख तक तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, इसके बाद 10% लगेगा। तो ये तो 1 लाख रुपये से कम ही है, तो इस पर तो यहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई सर? 500। अब बात करते हैं रिबेट की। तो सर टोटल इनकम कितनी? 7 लाख से कम है, आंसर इज यस, 7 लाख से कम है। तो क्या इस पर रिबेट मिलेगा? आंसर इज यस मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 500 रुपये कैलकुलेट करके देंगे कि 500 रुपये आपके बन रहे कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद आपको रिबेट मिलेगा, लेकिन रिबेट ध्यान रहे सर, रिबेट केवल और केवल रेसिडेंट पर्सन को मिलता है। रिबेट जो है
वो केवल और केवल किसको मिलता है सर, रेसिडेंट पर्सन को। ओके, यहाँ पे मिस्टर बी की बात करें तो सर ये तो नॉन रेसिडेंट पर्सन है, दिक्कत हो गई, इसको तो कहाँ रिबेट मिलना है। ओके, तो इसको कोई रिबेट नहीं मिलता। अगर इसको रिबेट नहीं मिलना है तो पूरे के पूरे 500 आपको पे करने पड़ेंगे, और 500 ही नहीं, 500 प्लस आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन भी पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो 4% ऑलवेज आपको ऐड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 500 प्लस 4% करिए, 500 प्लस 4%, मतलब कि 520 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। 520 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे आपकी टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन रेसिडेंट होने के कारण रिबेट नहीं मिल पाया। तो अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो देखिए 520 आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, नॉर्मल सिंपल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सी की बात करें, मिस्टर सी की, तो अब मैं यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करवानी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। सर 5,90,000, 5,90,000, 5,90,000 आपका यहाँ पे नॉर्मल इनकम कह रहा है। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो कहता है सर 60,000 जो है वो कैपिटल गेन का है, लेकिन ध्यान रहे सर, एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में है उसको हमने बेचा है और उससे 60,000 कमाया है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सर, ये रेसिडेंट पर्सन है, मतलब कि रिबेट वगैरह अगर मिल जाएगा 7 लाख से कम है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है 7 लाख से इनकम जो है वो कम है, तो रिबेट वगैरह मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। सर 3 लाख की आपको बेसिक एग्जेम्पशन मिलती है, 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जामेशन मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो देखिए जल्दी से 5,90,000 यहीं पे कैलकुलेशन बता देता हूँ। 5,90,000 है, 3 लाख तो सबसे पहले माइनस करेंगे, कितना बचा सर, 5,90,000 में से 3 लाख माइनस किया, 5,90,000 माइनस 3 लाख, तो बचेगा आपका 2,90,000। 2,90,000 पे स्लैब लगेगा। ठीक है, 2,90,000 पे स्लैब रेट लगेगा, 5% लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे 5% कैलकुलेट करिए, कुछ यहाँ पे 14,500 आपका आंसर आ रहा होगा। 5% अगर कैलकुलेशन करें तो 14,500 आ रहा होगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म क्या था, एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है मतलब कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया का अगर आप बेच रहे, उससे कोई कैपिटल गेन निकल के आता है, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स रेट नहीं लगता। तो आपका टैक्स पेएबल कितना बना सर, 14,500। रिबेट मिलेगा, आंसर इज क्योंकि रेसिडेंट परसेंट और 7 लाख रुपीज़ से कम है, तो रिबेट आपको मिल जाएगा। रिबेट कितने तक मिलता है, अप टू 25,000 तक। आपकी इनकम कितनी है सर, 14,000, टैक्स पेएबल कितना है, 14,500, तो ऑब्वियसली आपको पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कैलकुलेशन देख लेते हैं सर। मिस्टर सी की बात करें, ये रहा आपका मिस्टर सी, एज 81, कहता है 14,500 आपको पेएबल है, लेकिन क्या पे करना पड़ेगा, आंसर इज नो, रिबेट मिलेगा। रिबेट यहाँ पे दे देंगे, आंसर आपका नील हो जाएगा, काम खत्म, कोई टैक्स पे नहीं करना इनको। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें सर मिस्टर डी की, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इनकम कोई नहीं है, नील है, नॉर्मल इनकम ही है इनके पास, 4,80,000। 3 लाख का यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन ले लो, और बाकी बचा उस पर टैक्स पे कर दो। ठीक है, 4,80,000 माइनस 3 लाख। ठीक है, 1,80,000 आपका आंसर आ रहा है, और 1,80,000 आपका आंसर आ रहा है, इस पर क्या करो सर, टैक्स पे कर दो। ठीक है, 5% के हिसाब से, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, 9,000 आपका आ रहा होगा आंसर। ठीक है, अब बताइए इस पर कोई रिबेट मिलेगा, आंसर इज नो। हालांकि 7 लाख से कम है, लेकिन ये नॉन रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट को कोई रिबेट नहीं मिलता, डायरेक्टली आपको इसमें 4% ऐड करके टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 9,000 प्लस 4%, 9,360 आपको पे करना पड़ेगा। लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल, बस यहाँ पे रिबेट का एक कॉन्सेप्ट था और 112 सेक्शन का एक कॉन्सेप्ट था, बस काम खत्म। ठीक है, ये केस वन खत्म। अब केस टू की बात करें तो कहता है सर नॉर्मल प्रोविजन होता तो क्या होता। सर नॉर्मल प्रोविजन होता तो स्लैब रेट का ध्यान में रखना पड़ता, स्लैब रेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम वहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, ये मिटा देता हूँ, ये सिंपली आपकी कैलकुलेशन का पार्ट। ठीक है, बाकी नॉर्मल चीज़ें तो वहीं पे एप्लीकेबल होगी होगी। चलिए, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सर नॉर्मल की। चलिए, नॉर्मल प्रोविज़न होता तो क्या होता है, सिंपल सी बात है। चलिए मिस्टर ए को डिस्कस करते हैं। सर मिस्टर ए जो है 45 ईयर की एज है, रेसिडेंट पर्सन है। अगर नॉर्मल यहाँ पे होता स्कीम, ठीक है, तो 2.5 लाख का यहाँ पे क्या होता सर, स्लैब रेट होगा। ठीक है, 2.5 लाख तक नील, मतलब कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख होती। तो यहाँ पे देखिए तो 2,40,000 आपकी इनकम है।
ठीक है, 2,40,000 अदर, और लॉन्ग टर्म 85,000 है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल, 2,50,000 की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 की। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2,40,000 आपकी इनकम है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2,40,000 माइनस कर देंगे, इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अभी भी 10,000 एग्जाम्पशन लिमिट बचा हुआ है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा सर, यहाँ पे 85,000 में से क्लेम कर दो। तो 85,000 माइनस 10,000, 75,000 आ गया सर। 75,000 पे टैक्स पे करना है, 75,000, ठीक है, इनटू कितना परसेंट सर, 20% के हिसाब से टैक्स रेट लगता है। जल्दी से बता दो, 75,000 इंटू 20%, तो ये आपका 15,000। लीजिए, काम खत्म हो गया, इतना आसान था, सिंपल। अब आपकी इनकम कितनी बन गई सर, 15,000 आपको पेमेंट करना है, ठीक है, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो गई। अब टैक्स लाइबिलिटी हो गई, रेसिडेंट पर्सन है, रिबेट मिलेगा, आंसर इज यस, रिबेट मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे सर, नॉर्मल प्रोविजन अगर आपके है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रोविजन में 12,500 तक रिबेट मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे कितनी इनकम है सर, 15,000, तो 15,000 में से 12,500 माइनस हो जाएगा, रिबेट मिलेगा। तो 15,000 माइनस 12,500, 2,500 रुपये आपके पास में, ठीक है। एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए सर, अगर 115 बीएससी की स्कीम है तो वहाँ पे 25,000 तक रिबेट मिलता है, लेकिन नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल स्कीम है, तो नॉर्मल स्कीम में 12,500 तक मिलता है, उसके ऊपर जो है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15,000 में से 12,500 माइनस कर दिया, तो 2,500 आपके पास में आंसर आ रहा है, वो आपको पे करना पड़ेगा विथ आपका 4% सीज, ठीक है। तो 250 रुपये जो सॉरी, यहाँ पे 2,500 जो रुपये आपका निकल के आ रहा है, 2,500, इसमें 4% ऐड करके, 4% ऐड करेंगे, 2,600 अमाउंट आएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो केस टू की बात करें अगर, तो चलिए केस टू आपका ये रहा, ठीक है। इसमें मिस्टर ए की बात कर रहे थे, उसमें कितना सर, 2,500 इनका टैक्स बन रहा था, ये देख लीजिए, 4% सीज भी आपको पे करना पड़ेगा, और आपके पास में 2,600 आपका अमाउंट बन जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। ख़त्म कहानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, राइट। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, ये मिटा देता हूँ, यहीं पे कैलकुलेशन दूसरी दिखाऊंगा। चलिए, बी की बात करते हैं। सबसे पहले रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, सर नॉन रेसिडेंट, क्या इनको रिबेट मिलता है, आंसर इज नो, नॉन रेसिडेंट को कभी भी रिबेट नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल प्रोविजन में ध्यान रहे सर, नॉर्मल प्रोविजन में 5 लाख तक होता है तो रिबेट मिलेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है ना, तो रिबेट मिलेगा, और 115 बीएससी में 7 लाख है तो आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो नई स्कीम में देखिए लिमिट बढ़ा दी है, और इवन आपकी अमाउंट भी बढ़ा दी है। नॉर्मल में क्या बात करता है सर, नॉर्मल में आपका जो है 5 लाख तक अगर इनकम है तो रिबेट मिलेगी 12,500। लेकिन न्यू स्कीम जो 115 बीएससी है, वो कहता है कि सर अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगी 25,000 तक, अप टू 25,000, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मिस्टर बी जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट के केस में नॉर्मल प्रोविजन की बात करें तो ऑलवेज 2.5 लाख का ही स्लैब लगता है, नॉन रेसिडेंट के केस में ऑलवेज 2.5 लाख, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो सर 3,10,000 रुपये आपके पास में अदर इनकम है, 2.5 लाख आप यहीं पे आप माइनस कर लेंगे अपनी एग्जाम्शन लिमिट, ठीक है। तो आपकी इनकम बच रही है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, 3,10,000 माइनस 2.5 लाख, तो 60,000, 60,000 आपका यहाँ पे बच रहा है, इस पे स्लैब पे करना पड़ेगा, स्लैब, ठीक है, स्लैब रेट के हिसाब से। और यहाँ पे 10,000 जो है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अप टू 1 लाख रुपीज़ तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, अगर आपकी 112 की इनकम है तो 1 लाख तक तो आपका एग्जम्प्ट होता है, तो इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब 60,000 की बात करें तो 60,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सर यहाँ पे स्लैब क्या होता है सर, 2.5 लाख तक नील, दूसरे 2.5 लाख पे 5%, ठीक है। तो दूसरे 2.5 लाख अमाउंट पे 5%, तो यहाँ पे कितना है सर, 60,000, 60,000 पे 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से 60,000 पे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए, 60,000 इंटू 5%। ये स्लैब रेट वगैरह अप्लाई करना आपको आता है, ऐसा मान के चल रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये आप चैप्टर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास में वो चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा आपको, राइट। तो 60
1000 इंटू 5% आपके पास में 3000 आंसर आ रहा होगा। और क्या 3000 पेएबल है? आंसर इज़ नो 3000 प्लस 4% सीज भी तो पे करना पड़ेगा, तो 4% सीज भी पे करेंगे, तो प्लस 4% आपके पास में 3120 आंसर आएगा, आपको ये पे करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले 3000 आपका अमाउंट बनता है पे करना, लेकिन पेमेंट आपको 4% सीज के साथ पे करना पड़ता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सीज, और 3120 पे करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से मिस्टर सी की बात कर लेते हैं। सर मिस्टर सी कौन है? सर रेसिडेंट है। अगर इनकी इनकम 5 लाख से कम हुई तो आपको रिबेट भी मिलेगा, लेकिन अगर बात करें सर ये इनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 6-7 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, 6 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, 7 लाख से कम है लेकिन 6 लाख से ज़्यादा है। और हमारी तो लिमिट नॉर्मल में बात करें तो 5 लाख से अगर इनकम ज़्यादा हो गई तो रिबेट ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रिबेट मिलेगा? आंसर इज़ नो, मिस्टर सी को कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ये प्रोविज़न ध्यान रखने वाली बात है, राइट? तो मिस्टर सी को कोई यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी इनकम 5 लाख से एक्सीड कर गई है। चलिए, तो इससे रिबेट तो कोई नहीं मिलेगा। हम नॉर्मली बात कर लेते हैं। सर रेसिडेंट है और ऊपर से सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 से ऊपर है उनकी एज। अगर 80 से ऊपर एज है तो उनके लिए स्लैब कौन सा लगेगा सर? स्लैब लगेगा 5 लाख वाला। ठीक है, इनको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी मिलती है? 5 लाख। तो यहाँ पे अगर इनकी इनकम है 5,90,000 जो नॉर्मल है, इसमें 5 लाख सबसे पहले वो एग्जाम्पशन लिमिट क्लेम करेंगे। ठीक है, तो आपका बचेगा 90,000। 90,000 पे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, और दूसरी इनकम है 60,000, इस पे भी टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन कहता है ये एग्रीकल्चर लैंड की इनकम है इसलिए वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो बच्चा अब 90,000, 90,000 पे टैक्स पे कर दो, काम खत्म करो। अब 90,000 पे कितना परसेंट पे करना पड़ता है सर? 90,000 पे आपके पास में यहाँ पे जो नॉर्मल आपका स्लैब रेट कहता है कितना है? तो नॉर्मल स्लैब कहता है सर आपके पास में जो सुपर सीनियर सिटीजन का स्लैब है वो कहता है 5 लाख तक नील, दूसरे 5 लाख पे आपको 20% पे करना है, और उससे ऊपर है तो 30%। तो दूसरे 5 लाख तक आपको इनकम यहाँ पे कितनी है सर? 90,000। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस पर कितना पे करना पड़ेगा? 20%, और काम खत्म। जल्दी से अमाउंट निकालिए और पे कर दीजिए। तो इंटू 20% करेंगे तो आपका 18,000 आंसर आएगा। सर क्या 18,000 आपका आंसर खत्म हो गया? आंसर इज़ नो 4% चीज़ तो कभी नहीं भूलना। अगर आपका टैक्स पेबल बनता है तो 4% ऑलवेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या टैक्स पेबल बन रहा है? आंसर इज यस, क्योंकि इसके कोई रिबेट नहीं मिलनी है। तो टैक्स पेबल कितना है? 18,000, 4% ऐड करके ही पे करना पड़ेगा। तो इसमें 4% ऐड करना। ठीक है, तो 18,000 प्लस 4% आपका आंसर आएगा 18,720। तो यहाँ पे 18,000 कहाँ पे है इसका सॉल्यूशन? ये रहा, 18,720 लीजिए, आपका काम खत्म। इसके बाद मिस्टर सी की बात करें सर, मिस्टर सी की बात करें तो मिस्टर सी में क्या कहता है? मिस्टर सी में ये कहता है सर कि ये एक नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट है तो फिर एज देखनी ही नहीं पड़ती। सर नॉन रेसिडेंट है तो एज कभी नहीं देखना। नॉन रेसिडेंट के केस में ऑलवेज 2.5 लाख का ही यहाँ पे स्लैब लगेगा, ऑलवेज ध्यान रखिए। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट पे ऑलवेज 2.5 लाख का स्लैब लगता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें सर 4,80,000 इसकी इनकम है, 2.5 लाख तक नील रहेगा तो 2.5 लाख माइनस कर दो, उधर कोई इनकम है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 लाख माइनस हो जाएगा, 2.5 लाख का ही स्लैब लगेगा, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, उसके बाद पे करना पड़ेगा। तो 4,80,000 माइनस 2.5 लाख, तो यहाँ पे 2,30,000, 2,30,000 आपका यहाँ पे इनकम बनेगा, जिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 5% के हिसाब से। ठीक है, तो 2,30,000, 2,30,000 इंटू 5%, तो यहाँ पे 11,500, 11,500 आपका अमाउंट बन रहा है। अब बताइए इसकी इनकम 5 लाख से कम है, क्या आपको रिबेट मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इसकी इनकम 5 लाख से कम है, रिबेट मिलेगा 12,500 या फिर नहीं? सर आंसर इज़ नो। बड़े ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को देख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये नॉन रेसिडेंट पर्सन है, और अगर ये नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो इसको कोई रिबेट नहीं मिलता, डायरेक्टली जो अमाउंट आएगा उसे आपको पे करना पड़ेगा। और अमाउंट कोई पेएबल बनता है तो ऑलवेज ध्यान रखिए 4% सीज के साथ पे करेंगे, 4% सीज, तो 11,500 प्लस 4%, तो यहाँ पे निकल के आएगा 11,960। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया, ये आपको पेएबल है। तो अगर सॉल्यूशन में देखें तो देखिए यहाँ पे 11,500, 4% सीज 11,960, लीजिए काम खत्म। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 2 बार प्रैक्टिस करिए, 3 बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए बहुत ध्यान से।
ठीक है। एग्ज़ाम में इस पे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, देख लीजिएगा। ठीक है। इस पे ये 115 बीएससी ये जो ये स्कीम है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन रट लेंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये आप सीए कोर्स के अंदर, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स। तो यहाँ पे ये मत मानिएगा कि सर ये सेम क्वेश्चन आएगा। हो आ भी सकता है, ऐसा हम कह नहीं रहे कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूँ। तो ऑलवेज़ इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को चाहे 3 बार 4 बार देख लो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। राइट, चलिए।